नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल्स मॉडल्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल्स के बारे में पढ़ा और हमने लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि जब ये दो मॉडल कंबाइन कर लेते हैं, लॉग नॉर्मल शैडोइंग और सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल, आपको एक कंबाइंड मॉडल मिलता है जो रैंडम फ्लक्चुएशंस के साथ साथ बेसिकली एवरेज पाथ लॉस भी कैप्चर और डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस भी कैप्चर करता है। तो आज के लेक्चर में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि जब आपके ट्रांसमिट रिसीवर में मल्टी पाथ्स हो, जब एक से ज्यादा पाथ्स हो, तो रिसीवर पे आप इस चैनल मॉडल को किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल मॉडल्स हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था। हम इसे यहां पर संक्षेप में पढ़ेंगे और इसे देखेंगे इसका यूसेज हम आगे जाके किस तरह से माइमो चैनल कैपेसिटी का डेरिवेशन में या कैपेसिटी का डेरिवेशन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो मल्टीपाथ प्रोपगेशन से मेरा तात्पर्य यह है कि आपका समझिए एक ट्रांसमीटर है, यहां पर आपका एक ट्रांसमीटर है, यहां पर सॉरी लेट मी चेंज द कलर। आपका एक ट्रांसमीटर है यहां पर और एक रिसीवर है, और ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में बहुत सारे पाथ्स है, एक से ज्यादा पाथ्स है। तो इसकी वजह से जो रिसीवर पे है, ये जो पाथ्स आ रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन हो सकते हैं। तो याद होगा अगर हमने पढ़ा था कि आपका एक टीएक्स है और आरएक्स है, तो टीएक्स और आरएक्स के बीच में वेव्स, मल्टीपल वेव से प्रोपागेट हो सकती है, एक लाइन ऑफ साइट भी हो सकती है, एक स्कैटरिंग भी हो सकती है, कोई रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, कोई डायफ्रैक्शन भी हो सकती है। और ये जो कंबाइंड मॉडल है इसे हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे मॉडल कर सकते हैं। ये जो प्रोपगेशन एनवायरनमेंट है मल्टीपाथ प्रोपगेशन वाला, इसे हम किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल जो इक्वेशन 2.1 में वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ यू ऑफ टी ई टू पावर जे ओमेगा सी टी, रियल पार्ट ऑफ यू ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस इमेजिनरी पार्ट यू ऑफ टी साइन 2 पाई एफ सी टी। तो हमने देखा था कि पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में कुछ स्लाइड्स पहले कि यू ऑफ टी जो है उसे हम अगर बेसिकली एक लो पास इक्विवेलेंट है ये, और इसे अगर हम क्वैम के माध्यम से लिखे तो 1 प्लस 3i या 3j के माध्यम से लिख सकते हैं। i1 जो है वो बेसिकली आपका कॉस 2 पाई एफ सी टी उसे मॉड्यूलेट करता है, और जो 3 है उसे साइन 2 पाई एफ सी टी मॉड्यूलेट करता है। और ये जो लो पास इक्विवेलेंट को हम अगर अप कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करें तो यूलर्स आइडेंटिटी की मदद से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ यू ऑफ टी ई टू पावर जे ओमेगा सी टी। यूलर्स आइडेंटिटी आप सभी को पता होगा, ई टू पावर जे ओमेगा सी टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा सी टी माइनस जे साइन ओमेगा सी टी। तो इस माध्यम से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो लो पास इक्विवेलेंट, अगर मैं ये समझो ये ट्रांसमिट सिग्नल है एस ऑफ टी, जो ये सिग्नल यहां से जा रहा है ट्रांसमीटर से, और बिकॉज ऑफ मल्टीपाथ्स की वजह से बहुत सारे पाथ्स है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, और रिसीवर पे मैं आर ऑफ टी रिसीव कर रहा हूं। तो आर ऑफ टी को जो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर आप देखोगे आर ऑफ टी आई इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 टू एन ऑफ टी अल्फा आई टी यू ऑफ टी माइनस टाउ आई टी ई टू पावर जे 2 पाई एफ सी टाउ टी माइनस टाउ आई टी प्लस फाइ डी टी के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये देखो कि n जो है वो नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में n मल्टीपाथ कंपोनेंट्स हैं, और हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट टाइम डिपेंडेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फरेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन कि जो आपके हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट है वो एक टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम इंस्टेंट पे आपकी n की वैल्यू कुछ और हो सकती है, दूसरे टाइम इंस्टेंट पे आपकी n की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो ये टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल मॉडल है। उसके अलावा हमने देखा जो अल्फा आई टी है, अल्फा आई टी बेसिकली एम्पलीट्यूड या तो चैनल गेन या एटेन्यूएशन नाम से भी जाना जाता है। तो अल्फा आई टी ये हर एक मल्टीपाथ का एम्पलीट्यूड बताता है या चैनल गेन बताता है या तो एटेन्यूएशन बताता है। यू ऑफ टी आपका जो लो पास इक्विवेलेंट ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो है, और हर एक ट्रांसमिटेड जो पाथ है वो कुछ डिले के बाद रिसीवर पे पहुंचता है, जिसे हम कैप्चर करते हैं टाउ आई टी के माध्यम से। टाउ आई टी बेसिकली डिनोट्स द डिले ऑफ ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट। उसके अलावा अगर आप देखोगे एफ सी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है, टाउ आई टी जो डिले है, और फाई डी आई जो है वो बेसिकली आपका डॉपलर कैप्चर करता है हर एक मल्टीपाथ पे।
डॉपलर के बारे में हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था। तो I इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू लाइन ऑफ साइट पाथ और द फर्स्ट पाथ। जनरली हम एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो लाइन ऑफ साइट पाथ होता है। तो I इक्वल टू 0 जो हो, I इक्वल टू 0 फर्स्ट पाथ है, वो लाइन ऑफ साइट पाथ है। N ऑफ टी जो नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल पाथ है, नंबर ऑफ पाथ ट्रांसमिटर जो रिजॉल्व हो सकते हैं, जो कंबाइंड होकर सेम टाइम पे रिसीवर पे नहीं पहुंचे, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं रिसीवर पे। टाउ आई टी आर आई टी बाई सी, आर आई टी जो बेसिकली आपका जो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है फ्रॉम ट्रांसमिटर टू रिसीवर, और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। फाई आई डी टी जैसे मैंने पहले बताया था, इस डॉपलर फेज शिफ्ट ऑफ आयत पाथ, हर एक पाथ में एक डिफरेंट डॉपलर शिफ्ट है, और अल्फा आई टी हर एक पाथ का एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। तो इसके माध्यम से हम ये लिख सकते हैं। तो आगे देखोगे इस इक्वेशन 2.32 में आर ऑफ टी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मल्टीपार्ट कंपोनेंट्स का। हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट टाइम वेरिंग है, हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट में बेसिकली डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, डिफरेंट फेज है, डिफरेंट डिले है, और ये भी टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि एक टाइम इंस्टेंस में नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे, उनके एम्पलीट्यूड भी चेंज होंगे, उनका डिले भी चेंज होगा, और उनका गेन भी चेंज होगा। दैट्स व्हाई इट्स अ टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल मॉडल। दैट्स व्हाई इट्स अ टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल मॉडल, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। अगर टी की वैल्यू अगर मैंने टी अगर कांस्टेंट रह ली, अगर समझिए मैंने इस टाइम इंस्टेंट पे ट्रांसमिट किया और अगले कुछ 10 मिनट बाद भी ट्रांसमिट किया, 1 घंटे में, अगर चैनल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स, उनके डिले, उनके फेज और उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, then we can call it as a time invariant channel model। उस केस में आपकी टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती है। ओके तो जैसे इक्वेशन 2.32 में अगर देखूंगा तो बेसिकली आर ऑफ टी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ आई इक्वल टू 0 एन ऑफ टी, जो हमने ये ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो बेसिकली हमने यहां पर ये कर लिया कि जो भी आपके डिलेज और डॉपलर्स है उसे एक सिंगल फेज टर्म से डिनोट कर दिया है। तो अल्फा आई टी जो है वो सेम एज प्रीवियस है, एम्पलीट्यूड या चैनल गेन या एटेन्यूएशन ऑफ द मल्टीपाथ कंपोनेंट, एंड फाई आई टी is sort of now we are calling it as a phase of the multipath component that takes into account the Doppler shift and the phase of each multipath component। तो इसको मैं 2.31 को 2.32 को 2.33 के फॉर्म में लिख सकता हूं, जो फाई आई टी को मैंने इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। तो अल्फा आई टी जैसे मैंने बताया इज अ एटेन्यूएशन और गेन, और ये बेसिकली पाथ लॉस और शैडोइंग पे डिपेंडेंट होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो बेसिकली अल्फा आई टी जो है वो आपके पाथ लॉस और शैडोइंग पर डिपेंडेंट होता है, और जो फाई आई टी है वो डिपेंड करता है आपका डिले और डॉपलर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा आई टी बेसिकली आप बेसिकली शैडोइंग और पाथ लॉस के माध्यम से निकाल सकते हैं, और जो फाई आई टी जो फेज है वो बेसिकली आपके डिले पे डिपेंडेंट होता है कि आपके मल्टीपाथ में कितना डिले है और कितना डॉपलर है। डॉपलर इन द सेंस ऑफ आप कितनी स्पीड में मूव कर रहे हो, या तो आपका ट्रांसमीटर बेसिकली कितने स्पीड में मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे आप डॉपलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पे आप फेज शिफ्ट कितना हो रहा है रिसीवर पे वो निकाल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज टू नोट इन दिस केस इज दैट अल्फा आई टी और फाई आई टी दोनों रैंडम इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था जैसे शैडोइंग एक रैंडम फ्लक्चुएशंस लाता है, तो उसकी वजह से अल्फा आई टी जो भी होगा आपका, जो एम्पलीट्यूड होगा रिसीवर पे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मल्टीपाथ कंपोनेंट्स, हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी एक रैंडम वैल्यू होगा, और हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट का जो फेज होगा वो भी एक रैंडम इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा। तो आगे जाके हम देखेंगे अगर आपकी नंबर ऑफ पाथ्स बहुत ज़्यादा है, एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और बेसिकली जो मल्टीपाथ से यूनिफॉर्मली लोकेटेड है, यूनिफॉर्मली स्केटर इन्वायरमेंट में है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं जो सम ऑफ फेज है इट फॉलोज अ सम ऑफ फेज, ये जो वैल्यू होगी वो इट फॉलोज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपका एम्पलीट्यूड होगा सिर्फ सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स, और जो एम्पलीट्यूड होगा रिसीव्ड सिग्नल का दिस विल फॉलो अ रेले डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सम ऑफ फेजेस होगा फाई वो फॉलो होगा यूनिफॉर्म बिटवीन 0 to 2 पाई।
ये तभी पॉसिबल जब नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है और कोई भी मल्टीपाथ कंपोनेंट लाइन ऑफ साइट नहीं है और जो फेजेस है वो रैंडमली वेरी हो रहे हैं। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट ज़्यादा हो गए और जब यूनिफॉर्मली लोकेटेड है, कोई लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं है, तो सम ऑफ दिस मल्टीपाथ कंपोनेंट्स जनरली फॉलोज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो एम्पलीट्यूड होगा और जो चैनल गेन या एटेन्युएशन होगा कंबाइंड करके वो रेले डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा और जो कंबाइंड फेज होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर देखिएगा आप इक्वेशन 2.33 को कंपेयर करोगे 2.2 से लो पास इक्विवेलेंट को, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो v ऑफ t को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v ऑफ t इक्वल टू i इक्वल टू 0 to n ऑफ t अल्फा i t e टू पावर माइनस j phi i t u ऑफ t माइनस टाउ i t। तो बेसिकली आप देखोगे हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को हटा दिया है मैंने, तो v ऑफ t को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको समराइज करने का कोशिश करूं इसी स्लाइड में, तो बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य कुछ इस तरह का है। तो मैंने समझिए एस ऑफ टी ट्रांसमिट सिग्नल भेजा है और ये एक चैनल है और मुझे रिसीव हुआ है आर ऑफ टी, और चैनल में बहुत सारे मल्टीपाथ कंपोनेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आए हैं अल्फा आई टी, और उसकी वजह से फेज आए हैं फाई आई टी। और एस ऑफ टी का जो लो पास इक्विवेलेंट था वो था यू ऑफ टी, और आर ऑफ टी का जो लो पास इक्विवेलेंट था वो है वी ऑफ टी। तो एस ऑफ टी बेसिकली मैं इस फॉर्म में लिख सकता ट्रांसमिट सिग्नल एस ऑफ टी, और आर ऑफ टी इज अ रिसीव ट्रांसमिट सिग्नल। यू ऑफ टी इज लो पास इक्विवेलेंट ऑफ द, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस मैंने हटा दिया था, ई जे 2 पाई एफ सी टी हटा दिया था, वो यू ऑफ टी है। सिमिलरली वी ऑफ टी जो है वो लो पास इक्विवेलेंट है रिसीव सिग्नल का। तो मैं वी ऑफ टी को इस फॉर्म में लिख सकता हूं अल्फा आई टी माइनस जे फाई ई टू पावर माइनस जे फाई आई टी यू ऑफ टी माइनस टाउ आई टी। आप देखोगे इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, ये लो पास इक्विवेलेंट है ट्रांसमिटेड सिग्नल का। ये आप अगर 2.1 और 2.2 देखोगे उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये निकाल सकते हैं। तो ये लो पास इक्विवेलेंट है आर ऑफ टी का। तो सिमिलरली अगर मैं देखूं ये लो पास इक्विवेलेंट है यू ऑफ टी ट्रांसमिटेड का है, वी ऑफ टी लो पास इक्विवेलेंट रिसीवर का है। तो अगर मैं चैनल को एज्यूम करूं एस ऑफ टी और आर ऑफ टी, अगर मैं इस चैनल वायरलेस मल्टीपाथ चैनल को एच ऑफ टी से डिनोट करूंगा, तो इसका लो पास इक्विवेलेंट को मैं इस फॉर्म में डिनोट करूंगा टी कॉमा टाउ। तो मैं आगे जाके देखता हूं एच बी टी कॉमा टाउ का मतलब क्या होता है। तो received signal R of t is obtained by convolving the baseband input signal U of t। तो U जो R of t इन्वॉल्व निकलता कैसे, U of t को मैं कन्वॉल्व करता हूं चैनल के साथ, और टाइम वेरिंग चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स HB आउट ऑफ t चैनल एंड अप कन्वर्टिंग टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो U of t माइनस टाउ को मैं पहले कन्वॉल्व करूंगा चैनल के साथ, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो हो रहा है एच पी टाउ कॉमा टी इज मल्टीपाथ चैनल, और फिर अप कन्वर्ट करता हूं ई टू पावर जे 2 पाई एफ सी टी के साथ, तो मुझे रिसीव सिग्नल आर ऑफ टी मिल जाता है। अगर मैं 2.35 और 2.34 को कंपेयर करूं या 2.33 को कंपेयर करूं, तो एच बी टाउ कॉमा टी इज नथिंग बट दिस इक्वेशन। तो ये जो है इक्वेशन, ये बेसिकली लो पास इक्विवेलेंट मल्टीपाथ टाइम वेरिंग चैनल मॉडल है। अगर मैं इक्वेशन 2.36 को गौर से देखूं, तो आप देखोगे ये बेसिकली एक चैनल मॉडल है जो डेल्टा डायरेक्ट फंक्शन यहां पर दिया हुआ है टाउ माइनस टाउ आई टी पे। तो बेसिकली ये इंपल्स रिस्पॉन्स है और टाइम वेरिंग मल्टीपल चैनल मॉडल है, ये इंपल्स रिस्पॉन्स है फॉर टाइम टी टू एन इंपल्स एट टाइम टी माइनस टाउ। तो अगर आप देखोगे इसमें दो वेरिएबल है टाउ और टी। टी जो है वो टाइम वेरिंग नेचर कैप्चर करता है कि हर एक टाइम इंस्टेंट पे आपका मल्टीपाथ चैनल किस तरह से वेरी हो रहा है, और टाउ जो है वो आपका मल्टीपाथ डिले बिन्स कैप्चर करता है कि आपके जो मल्टीपाथ्स है किस किस टाइम इंस्टेंट पे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड क्या है, उनकी फेज शिफ्ट क्या है। तो वो बेसिकली टाउ एक्सिस जो है बेसिकली वो मल्टीपाथ कैप्चर करता है, और टी एक्सिस जो है वो टाइम कैप्चर करता है। तो बेसिकली अगर मैं इसे डिनोट करना चाहूं तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं इसे।
तो ये आपका एच बी टी कामा टाउ है, ये जो है ये टी एक्सिस है और ये जो है ये टाउ एक्सिस है। तो 2 डायमेंशनल एक्सिस है। टी जो है वो टाइम कैप्चर करता है, हर एक टाइम इंस्टेंट पे कितने नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स हैं, तो किसी इंस्टेंट पे इतने हो सकते हैं, किसी इंस्टेंट पे सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, किसी इंस्टेंट पे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 है, ये टाउ एक्सिस कैप्चर करता है और ये हर एक टाइम इंस्टेंट पे नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट, फेज ऑफ ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट एंड डिले ऑफ ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट में चेंज। तो हर एक टाइम एक्सिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपाथ कैप्चर होते हैं। अगर ये टाइम इनवेरिएंट होता था तो कोई भी टाइम ये टाइम एक्सिस होता नहीं था, हर एक टाइम इंस्टेंट पे सेम मल्टीपाथ कंपोनेंट्स होते थे और नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट भी सेम रहते थे, उनके एम्पलीट्यूड भी सेम रहते थे, मतलब हर एक टाइम इंस्टेंट पे सेम, हर एक बिटवीन ईच मल्टीपाथ देयर में भी वेरिएशन, बट हर एक टाइम इंस्टेंट पे तो वैल्यूज सेम होती थी। टाइम के बेसिस पे वो वेरी मल्टीपाथ डिले प्रोफाइल वेरी नहीं होता था। ये हमने विस्तार में भी फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है। ओके, तो इसके बेसिस पे हमने देखा था कि बेसिकली हम जब हमें मल्टीपाथ चैनल मॉडल पता चल गई तो हम उसके बेसिस पे हम चैनल को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि 2 तरह के डिस्पर्शन होते हैं, एक टाइम डिस्पर्शन होता है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन होता है। टाइम डिस्पर्शन और फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन। जो टाइम डिस्पर्शन पे हमने देखा था कि बेसिकली हम कैप्चर कर सकते हैं टाइम डिस्पर्शन को 2 पैरामीटर से, एक तो है आपका डिले स्प्रेड सिग्मा टी और एक है आपका बेसिकली कोहेरेंस बैंडविड्थ बीसी, और फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन को हम कैप्चर कर सकते हैं डॉपलर स्प्रेड बीडी के माध्यम से और बेसिकली कोहेरेंस टाइम टीसी के माध्यम से हम इसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमने विस्तार में पढ़ा था, जैसे मैंने बताया फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में। मैं एक संक्षेप में इसको बस समराइज करने की कोशिश करूंगा इस स्लाइड के द्वारा। तो बेसिकली हम जो मल्टीपाथ चैनल है उसे 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहली कैटेगरी होती है फ्लैट स्लो फीडिंग, दूसरी होती है फ्लैट फास्ट फीडिंग, थर्ड कैटेगरी होती है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग और फोर्थ कैटेगरी होती है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फीडिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डिस्पर्शन बेसिकली आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये फ्लैट है या फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव है, और डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन आप ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि स्लो है, फास्ट है या स्लो है। तो फ्लैट फीडिंग में बेसिकली हम ये एज्यूम करते हैं, अगर मैं फ्लैट फीडिंग की बात करूं तो ये एज्यूम करते हैं कि जो आपकी डिले स्प्रेड है, जो आपका डिले स्प्रेड है सिग्मा टी, वो बेसिकली आपकी सिंबल पीरियड से कम है, और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपका जो डिले स्प्रेड है वो सिग्मा टी से जो सिंबल पीरियड है टी एस उससे कहीं ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिंबल पीरियड जो टी एस से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिले स्प्रेड से ज़्यादा है कि कम है, आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग या फ्लैट फीडिंग में उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिलरली फास्ट एंड स्लो फीडिंग में भी हम ये डिसाइड करते हैं कि जो आपकी सिंबल पीरियड है वो कोहेरेंस टाइम से टीसी से ज़्यादा है कि कम है। अगर सिंबल पीरियड को कोहेरेंस टाइम से बेसिकली ज़्यादा है तो बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि ये फास्ट फीडिंग है। अगर सिंबल पीरियड कोहेरेंस टाइम से कम है तो ये स्लो फीडिंग है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके सिंबल पीरियड ज़्यादा है कि कम है कोहेरेंस टाइम का, हम इसे स्लो और फास्ट फीडिंग में के माध्यम से कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं तो ये भी इसको बैंडविड्थ के बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अगर समझिए आपकी सिग्नल बैंडविड्थ बेसिकली डॉपलर स्प्रेड से कहीं ज़्यादा है तो बेसिकली ये स्लो फीडिंग हो जाएगा, और अगर ये ऑपोजिट केस है, अगर आपकी डॉपलर स्प्रेड ज़्यादा है सिग्नल बैंडविड्थ से तो बेसिकली ये फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपकी अगर कोहेरेंस बैंडविड्थ की बात करो, अगर कोहेरेंस बैंडविड्थ बेसिकली सिंबल पीरियड से ज़्यादा है तो बेसिकली हम इसे एज्यूम करेंगे ये है फ्लैट। अगर दूसरा केस हुआ, अगर आपकी कोहेरेंस बैंडविड्थ कम है तो ये सिग्नल पीरियड से सिग्नल बैंडविड्थ से तो इनसे फ्रीक्वेंसी
सिलेक्टिव कहेंगे। तो बेसिकली हम इसके बेसिस पे पूरा कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर भी दिखाया है आपको कि आप किस तरह से फ्लैट स्लो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग के माध्यम से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फ्लैट स्लो फीडिंग पहला केस अगर मैं देखता हूँ, तो मैं 2 केसेस दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो अगर मैं ये 2 केस देखता हूँ, फ्लैट फास्ट फीडिंग, तो अगर आपकी TS ग्रेटर देन TC है तो बेसिकली, और TS ग्रेटर देन सिग्मा T है, तो बेसिकली आप फ्लैट फास्ट फीडिंग चैनल को बोल सकते हैं। और एक चीज मैंने और एक स्ट्रेस देना चाहूंगा, फ्लैट फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव हैज नथिंग टू डू विद स्लो एंड फास्ट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव और फ्लैट फीडिंग आर कॉज्ड ड्यू टू द टाइम डिस्पर्शन, ड्यू टू द मल्टीपाथ्स इन द चैनल, वो दैट इज डिले, वो सिर्फ डिले स्प्रेड पर डिपेंडेंट होता है। वेरएज जो आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन है, जो आप कैटेगराइज करते हैं स्लो और फास्ट में, वो बेसिकली डॉपलर पे डिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मल्टीपाथ डिले स्प्रेड। तो ये जो दो फिनोमिना है, टाइम डिस्पर्शन और फ्रीक्वेंसी, दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, उसकी वजह से इंडिपेंडेंट फीडिंग होती है। तो इसकी वजह से हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला कैटेगरी हमने देख लिया, फ्लैट फास्ट फीडिंग कैसे होता है। सिमिलरली फ्लैट स्लो फीडिंग तब होता है जब आपकी कोहेरेंस टाइम सिंबल पीरियड से ज़्यादा है और सिंबल पीरियड बहुत ज़्यादा है डिले पीरियड से, तो आपकी फ्लैट स्लो फीडिंग हो जाती है। सिमिलरली हम इसको इस फॉर्म में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग किस फॉर्म में होगा और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग स्लो फीडिंग किस फॉर्म में, किस कंडीशन में होगा। तो चारों कंडीशन मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इलस्ट्रेट किया है। सिमिलरली अगर मैं बैंडविड्थ के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं, आपकी अगर सिग्नल बैंडविड्थ, पहला केस लेता हूं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग, अगर आपकी सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा है और आपकी सिग्नल बैंडविड्थ डॉपलर स्प्रेड से भी ज़्यादा है, तो हम इसे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव स्लो फीडिंग के कैटेगरी में डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ ज़्यादा है बट सिग्नल बैंडविड्थ डॉपलर स्प्रेड से कम है, जो BD आपका डॉपलर स्प्रेड है उससे कम है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फास्ट फीडिंग हो सकती है। तो इसके माध्यम से हम चारों को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक समरी है डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपाथ चैनल मॉडल्स की, और आप किस कैटेगरी में, किस कंडीशंस में, किस कैटेगरी में चैनल को, मल्टीपाथ चैनल मॉडल को डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर डॉपलर स्प्रेड। जैसे BD जो डॉपलर स्प्रेड है, TC जो कोहेरेंस टाइम है, और सिग्मा T जो डिले स्प्रेड है, और BC जो कोहेरेंस बैंडविड्थ है। अंत में बस मैं एक समरी लिखना चाहूँगा कि बेसिकली हमने ये भी पढ़ा था, सिग्मा T is directly proportional to 1 upon coherence bandwidth। मैं एग्जैक्ट रिलेशनशिप में नहीं जा रहा हूँ, बट ये सॉर्ट ऑफ लूज रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। और जो आपका डॉपलर स्प्रेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon TC। तो जैसे कोहेरेंस टाइम बढ़ेगा आपका डॉपलर स्प्रेड कम हो जाएगा। सिमिलरली आपका जैसे कोहेरेंस बैंडविड्थ बढ़ेगा आपका डिले स्प्रेड कम हो जाएगा। सिग्मा T जो है वो है डिले स्प्रेड, BC जो है वो है कोहेरेंस बैंडविड्थ, TC जो है वो है कोहेरेंस टाइम, और BGD जो है वो है डॉपलर स्प्रेड। तो इसके माध्यम से हम इस चैनल को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फीडिंग, अगर मैं समरी की बात करूं फीडिंग की, तो बेसिकली लार्ज स्केल फीडिंग जो हमने देखा है पाथ लॉस और शैडोइंग के बेसिस पे होता है। स्मॉल स्केल फीडिंग बेसिकली मल्टीपाथ फीडिंग के बेसिस पे होता है। मल्टीपाथ फीडिंग को फिर से हम फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन और टाइम डिस्पर्शन के माध्यम से कैटेगराइज कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन में हमने पढ़ा स्लो फीडिंग और फास्ट फीडिंग, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो 2 पैरामीटर सब डिफाइन होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन, एक तो आपका है डॉपलर स्प्रेड, एक तो आता है कोहेरेंस टाइम। टाइम डिस्पर्शन 2 पैरामीटर से फिर से डिफाइन होता है, एक तो होता है डिले स्प्रेड और दूसरा होता है कोहेरेंस बैंडविड्थ। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू जो आपकी सिंबल पीरियड है या तो फिर सिग्नल बैंडविड्थ है, उसके बेसिस पे आप ये 4 कैटेगरी में चैनल को डाल सकते हो। तो ये हमने विस्तार में भी पढ़ा है पहले भी, और ये हमने समरी की है बेसिकली कि आप मल्टीपल चैनल मॉडल्स को किस तरह से कौन से कैटेगरी में डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन सिग्नल बैंडविड्थ कितनी है डिले स्प्रेड के मुकाबले और कोहेरेंस टाइम के मुकाबले, और या तो फिर आपके सिग्नल बैंडविड्थ कितनी है डॉपलर स्प्रेड के मुकाबले, कोहेरेंस बैंडविड्थ के मुकाबले, या तो आपका सिंबल पीरियड कितना है डिले स्प्रेड के मुकाबले और कोहेरेंस टाइम के मुकाबले। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इन्वेलप एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके मल्टीपाथ कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स है
वो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली ऐड हो रही है और कोई लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो बेसिकली मैं ये कर सकता हूं कि जब आपके लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स है, n की वैल्यू काफी लार्ज है और यूनिफॉर्मली लोकेटेड है, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी और मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रयोग करके ये दिखा सकता हूं कि जो रिसीव्ड सिग्नल होगा आपका वो बेसिकली एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होगा। ये हमने पहले भी देखा था शैडोइंग केस में, जैसे आपकी नंबर ऑफ बेसिकली जैसे आपकी वो नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ जाती है तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिवली ऐड होती है और उसकी वजह से क्या होगा, इट डजंट मैटर कि हर एक पाथ की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम के द्वारा ये दिखा सकते हैं कि जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसकी मदद से हम ये दिखा सकते हैं जो रिसीव सिग्नल है वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एम्पलीट्यूड होगा उसका वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, रियल पार्ट अगर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स का रियल पार्ट अगर x है और इमेजिनरी पार्ट y है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसे z से डिनोट करूं, z होगा रेले डिस्ट्रीब्यूटेड। उसको z की जो एम्पलीट्यूड होगी वो रेलेक डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये हमने विस्तार में भी पहले भी पढ़ा है। तो z की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो रेलेक डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स इज वेरी लार्ज और हर एक मल्टीपाथ का एक इंडिपेंडेंट फेज होता है, इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड होता है, वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेडली ऐड होंगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो रेलेक डिस्ट्रीब्यूटेड एम्पलीट्यूड बनेगा। तो ये हमने पहले भी देखा है, जो समेशन ऑफ ऑल द मल्टीपाथ कंपोनेंट, ये हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड है, हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट का फेज है, ये रैंडमली ऐड हो रहे हैं और इसकी वजह से क्या होगा, एच ऑफ टी जो होगा वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मैं सिर्फ चैनल की बात करूं वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल होगा और जो एम्पलीट्यूड होगा चैनल का एच ऑफ टी वो रेलेक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। द एनवलप और एम्पलीट्यूड, एनवलप और एम्पलीट्यूड इसमें इंटरचेंजेबली यूज किया, जो एनवलप होगा उसका वो रेलेक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वेयर जो फेज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिटवीन 0 to 2 पाई, ये हमने यहां पर भी देखा है। तो z ऑफ टी जो होगा एम्पलीट्यूड और मॉड वैल्यू ऑफ h ऑफ टी विल बी इक्वल टू h स्क्वायर टी और h आई टी, और h आई टी और h आर टी दोनों गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। इमेजिनरी पार्ट भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और रियल पार्ट भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बोथ आर जीरो मीन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। सिमिलर थिंग को हम एक्सटेंड कर सकते हैं रिसीव सिग्नल पे, रिसीव सिग्नल में भी बेसिकली h ऑफ टी इंटू s ऑफ टी होता है, s ऑफ टी हम अगर डिटरमिनिस्टिक माने वो भी अगर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेसिकली r ऑफ टी भी जो होगा वो रिसीव सिग्नल भी जो होगा उसके एम्पलीट्यूड भी बेसिकली और उसका एनवलप भी बेसिकली रेलेक डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। तो अब थोड़ा पढ़ते हैं रेलेक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रेलेक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी वायरलेस सिस्टम और ये काफ़ी हद तक वायरलेस प्रोपेगेशन चैनल को मॉडल करने में हमारी मदद करता है। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोकेस्टिक चैनल मॉडल है जिसका हम बहुत हद तक प्रयोग करते हैं बिट रेट निकालने में, कैपेसिटी इक्वेशंस निकालने में, और आगे जाके हम इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे इसके द्वारा हम किस तरह से एक कंप्लीट वायरलेस सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं रेलेक पीडीएफ को गौर से देखूं तो ये एक सॉर्ट ऑफ पीडीएफ जो है इसका, जो बेसिकली सम इन्वेलप है, जो आपका रिसीव्ड सिग्नल का जो इन्वेलप है, क्योंकि एज्यूम कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स हैं और ये मल्टीपाथ कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिवली ऐड हो रहे हैं, इसमें पाथ लॉस और शैडोइंग दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से आपको जो इन्वेलप है वो बेसिकली एक रेलेक पीडीएफ फॉलो कर रहा है। और रेलेक पीडीएफ जो होता है वो अगर आपसे गौर से देखोगे ये स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि जो अगर ये R जो है ये एम्पलीट्यूड है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एम्पलीट्यूड, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें कम एम्पलीट्यूड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ज़्यादा एम्पलीट्यूड होने की। इसका मतलब ये है कि रेलेक पीडीएफ काफ़ी हद तक बेसिकली हानिकारक है, सॉर्ट ऑफ रेलेक डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक हानिकारक है वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल के लिए सॉरी, क्योंकि ये बेसिकली इसमें आप देखोगे प्रोबेबिलिटी कम एम्पलीट्यूड होने की, आपके रिसीवर में एम्पलीट्यूड कम होने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लार्जर वैल्यूज होने की। इसकी वजह से आपका क्या होता है कि आउटेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, रिजल्ट्स इनटू मोर आउटेज। इट रिजल्ट्स इनटू मोर आउटेज एज कम्पेयर टू अ प्लेन AWGN चैनल। अगर आपका सिंपल AWGN चैनल होता, नॉन फेडिंग केस होता, जहां फेडिंग नहीं है,
तो अगर उससे कंपेयर करे जाएंगे तो रिले में आउटेज प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो मोर टुवर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड इज मोर स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कम एम्पलीट्यूड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ज़्यादा एम्पलीट्यूड होने की। इसके वजह से आपकी आउटेज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रिले फीडिंग में एज कम्पेयर टू नॉर्मल AWGN चैनल। अगर नॉर्मल AWGN चैनल से कंपेयर करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था y = hx + n, n जो है AWGN है और h अगर रेलेक फीडिंग है तो ये जो y रिसीव सिग्नल है उसकी प्रोबेबिलिटी आउटेज होने की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर मैंने h नॉन फीडिंग केस एज्यूम किया y = x + n, जहाँ h की वैल्यू 1 ले ली है, ये सिंपल AWGN चैनल है। अगर ये h रेलेक फीडिंग एज्यूम कर रहे हैं तो h गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटर, एम्पलीट्यूड ऑफ h रेलेक फीडिंग होगा। तो अगर मैं ये y को कंपेयर करूँ, चलिए इसको इससे डिनोट कर लेता हूँ, y2 को डिनोट कर लेता हूँ, ये y1 है, तो आउटेज y1 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू y2 के मुकाबले, क्योंकि y1 में रेलेक फीडिंग, अगर आप रेलेक फीडिंग के PDF को भी देखते हैं तो स्क्यू टुवर्ड्स लेफ्ट है, उसकी वजह से इसके लोअर एम्पलीट्यूड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए रेलेक फीडिंग इज रियली हार्मफुल फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। इसलिए हम एलिवेट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हमने पहले भी पढ़े हैं, आगे जाके और पढ़ेंगे, माइमो सिस्टम्स वगैरह पढ़ेंगे। अगर मैं रेलेक का CDF देखूँ, ये CDF है जिसे हमने आउटेज के माध्यम से भी समझा है पहले। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी योर एम्पलीट्यूड इज लेस देन अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, तो ये देखोगे इसका मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ 1 - एक्सपोनेंशियल z² / p²। तो आप अगर देखोगे, अगर रेलेक PDF है तो रेलेक PDF का बेसिकली अगर रेलेक रैंडम वेरिएबल है, उसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो उससे एक्सपोनेंशियल PDF निकलता है। ये इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं इसके ऊपर स्ट्रेस दूंगा। अगर आप लास्ट स्लाइड में देखोगे, अगर मैंने z² लिया या HT² लिया तो ये जो PDF निकलेगा, इसका PDF उसे chi² डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। तो बेसिकली इससे हम, अगर मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालूँ उसका, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा वो निकलेगा chi² डिस्ट्रीब्यूशन, chi² विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसे हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भी जानते हैं। जिसे हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भी जानते हैं। ओके, तो ये CDF देखा हमने, प्रोबेबिलिटी की एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक थ्रेशोल्ड एम्पलीट्यूड से कैसे कम है उसको हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये एक रेलेक PDF के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब अगर मैं रेलेक फीडिंग और रीसियन फीडिंग को कंपेयर करूँ, रीसियन फीडिंग रेलेक फीडिंग से थोड़ा भिन्न है। रेलेक फीडिंग में हमने एज्यूम किया था कि कोई लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं है, सब नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है और सब यूनिफॉर्मली क्लटर्ड है अक्रॉस द रिसीवर। रीसियन PDF उस केस में इसमें एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट भी होता है। जो रीसेंट PDF है उसमें एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो फ्लक्चुएशंस है एज कंपेयर टू रेलेक PDF वो कम होते हैं। और ये डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट जो कंपोनेंट उसे हम K के माध्यम से डिनोट करते हैं। K जो है वो रेशियो है डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट का विजावी ऑल रिमेनिंग नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट। तो जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी जो फ्लक्चुएशंस है वो कम हो जाएगी। और जैसे अगर K की वैल्यू 0 dB है तो दिस रीसियन रिड्यूसेस टू रेलेक। अगर K की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाती है तो रीसियन रिड्यूसेस टू कन्वर्ट्स टू नॉन फीडिंग केस और बेसिकली टिपिकली गोज इनटू AWGN चैनल। तो ये इस फॉर्म में भी मैंने दिखाया है यहाँ पर कि अगर देखोगे इस प्लॉट पे रेलेक फीडिंग में देखोगे आप एम्पलीट्यूड में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ये सिर्फ रेलेक फीडिंग के लिए है। अगर आप देखोगे एम्पलीट्यूड में काफ़ी फ्लक्चुएशंस है और जैसे जैसे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ रही है तो आपकी फ्लक्चुएशंस भी इसमें बढ़ रही है। जैसे जैसे आपका ये अगर एम्पलीट्यूड को कॉपी देखोगे आप तो एवरेज वैल्यू अगर मैंने यहाँ प्लॉट किया ग्रीन के फॉर्म में और बेसिकली अगर आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा तो एम्पलीट्यूड भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि मल्टीपाथ नॉन लाइन साइड है, कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली ऐड हो रहा है, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। और वही मैं अगर रीसियन से कंपेयर करूँ, रीसियन फॉर 1 K = 1 जहाँ लाइन ऑफ साइट है लेकिन तो डोमिनेंट नहीं है, तो बेसिकली उसमें आप देखोगे फ्लक्चुएशंस अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें लाइन ऑफ साइट तो है लेकिन वो डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट नहीं है।
लेकिन अब जैसे मैंने के की वैल्यू बढ़ा दी, के इक्वल टू 4 कर दिया, यानी आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है नॉन लाइन ऑफ साइट के मुकाबले, तो बेसिकली आपके जो फ्लक्चुएशंस है वो काफ़ी कम हो गई है। अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट दो कर्व में इससे और इससे कंपेयर करोगे तो आपके फ्लक्चुएशंस आप देखोगे फ्लक्चुएशंस हैव रिड्यूस्ड। एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस हैव रिड्यूस्ड, एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस हैव रिड्यूस्ड। और जैसे आप के की वैल्यू 10 कर दोगे, यानी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एंड नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स, आपकी फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम हो गई है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जैसे के की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी बेसिकली फ्लक्चुएशंस जो रिसीव सिग्नल में वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि आपकी डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रही है और नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स की पावर कम होते जा रही है। तो इसकी वजह से आपकी फ्लक्चुएशन जो रिसीव सिग्नल में वो काफ़ी कम हो रही है। और जैसे के की वैल्यू आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोगे, इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ नॉन फेडिंग केस, क्योंकि आपके एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट बन जाएगी। वो सिमिलर डिस्टेंस डिपेंडेंट मॉडल जो हमने पहले पढ़ा है उसमें वो सॉर्ट ऑफ रिजल्टेंट हो जाता है। तो ये एक डिफरेंसेस है रेलेक फीडिंग और रीसियन फीडिंग में। रेलेक फीडिंग बेसिकली कंप्लीटली नॉन लाइन ऑफ साइट है, वहाँ पर कोई डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं है और बेसिकली ऑल द मल्टीपाथ्स कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिवली ऐड होते हैं। रीसियन फीडिंग ऑन द अदर हैंड एज अ डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट, और वो बेसिकली मेजर होता है के के माध्यम से। और के की वैल्यू जैसे आप बढ़ाते रहोगे, यानी आपकी डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट की पावर बढ़ रही है और नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स की पावर कम हो रही है, तो फ्लक्चुएशंस भी कम हो रहे हैं, जो हमने इस कर्व में भी, इस प्लॉट्स में भी देखा है। अगर मैं रेलेक और रीसियन पीडीएफ्स को कंपेयर करूं, तो इस स्लाइड में मैंने रेलेक और रीसियन पीडीएफ को कंपेयर किया है। अगर जैसे मैंने बताया था, रेलेक पीडीएफ जो है वो आपका लेफ्ट की तरफ बहुत स्क्यूड है, तो जैसे एम्पलीट्यूड की प्रोबेबिलिटी, लोअर एम्पलीट्यूड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर एम्पलीट्यूड्स, मतलब लोअर एम्पलीट्यूड्स की लोअर वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड्स, लोअर वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड्स। अगर आप देखोगे लोअर वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी आपके पावर कम होने की चांसेस ज़्यादा है रेलेक पीडीएफ में, और आउटेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे राइस से कंपेयर को, राइस का जैसे डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट बढ़ रही है, ये राइट की तरफ मूव हो रहा है, इट्स मूविंग मोर टुवर्ड्स राइट। एज यू कैन सी, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे के इंक्रीजिंग, इट मूव्स मोर टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब ये एक बेल की तरफ, बेल कर्व की तरफ या गॉसियन नॉन फेडिंग केस की तरफ मूव कर रहा है। इसमें आपके आउटेज प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्योंकि आपके फ्लक्चुएशंस रिड्यूस होगी। वो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा, जैसे आपकी के की वैल्यू बढ़ती है, फ्लक्चुएशंस कम होती है और ये मूव करता है नॉन फीडिंग केस की तरफ एज कंपेयर टू रेलेक फीडिंग। क्योंकि रेलेक फीडिंग में आपके कोई भी लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं होती है, सब नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट होती है, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिवली ऐड होकर आपकी एम्पलीट्यूड पे इंपैक्ट पड़ जाती है, और इसकी वजह से आपके लोअर प्रोबेबिलिटीज एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एज कंपेयर टू हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड्स, हायर एम्पलीट्यूड्स। वह रीसियन केस में जैसे जैसे रीसियन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो आपके डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट की पावर बढ़ती जाएगी और नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स की पावर कम होती जाएगी, तो इसलिए आपकी हायर एम्पलीट्यूड्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ के। तो ये हमने इस कर्व में भी ऑब्जर्व किया है। तो हम स्टैटिस्टिकल चैनल मॉडल्स के अगर मैं समरी करूं, तो बेसिकली आप देखो कि डिस्टेंस के बेसिस पर अगर मैं प्लॉट करूं रिसीव सिग्नल पावर को, तो रिसीव सिग्नल पावर अगर हम देखोगे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये सिंपल पाथ लॉस देखा हम लोगों ने, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस है। उसके ऊपर हमने देखा शैडोइंग एंड पाथ लॉस। बेसिकली अगर उस पर शैडोइंग और पाथ लॉस दोनों का इम्पैक्ट देखूँ, तो बेसिकली ये दिखेगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा। और उसके बाद अगर मैंने मल्टीपाथ भी ऐड कर दिया तो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिख रही है। तो सिंपल पाथ लॉस मॉडल जो हमने देखा, फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन और फ्री स्पेस पाथ लॉस, वो रेड के फॉर्म में देखा सिग्नल है, रेड के फॉर्म में, जिससे वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। उसके ऊपर हमने लॉग नॉर्मल शैडोइंग डाला जो रैंडमनेस कैप्चर करता है ट्रांसमिट रिसीवर के बीच में ऑब्स्टेकल्स का, वो एक डॉटेड ग्रीन लाइन के माध्यम से हम दिख रहे हैं यहाँ पर। और उसके ऊपर अगर मल्टीपाथ डाल दिया हम लोगों ने, जो एक बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एडिशन ऑफ द मल्टीपाथ्स, उसकी वजह से जो होगा वो काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन ले आता है रिसीव सिग्नल पे, जिसे हमने ब्लू कर्व के माध्यम से कैप्चर किया है। तो हमने अभी तक जो देखा, हमने बेसिकली एक मल्टीपाथ चैनल मॉडल्स के बारे में पढ़ा, उस तरह से उसे हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा, चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा, टाइम वेरिंग चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स को हमने समझा और ये दिखाया है कि वो बेसिकली हर एक टाइम इंस्टेंट पे चेंज होता है, मल्टीपाथ पावर चेंज होती है, मल्टीपाथ की जो एम्पलीट्यूड गेन डिले चेंज होती है। उसके अलावा हमने एक रेलेक फेडिंग मॉडल के बारे में पढ़ा,
और रीशियन फीडिंग मॉडल के बारे में पढ़ा और उनके डिफरेंसेस के बारे में भी समझा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।